नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी हब 890 पर मैं आभा प्रजापति। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उस दिन हमने दो सिद्धांत पढ़े थे, सोपानी संचलन मॉडल और आकर्षण एवं दाब सिद्धांत। कुछ प्रश्नोत्तर रह गए थे, तो चलिए देख लेते हैं क्या बन रहे हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, सोपानी संचलन मॉडल का आरेख सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले सोपानी संचलन मॉडल का परिचय देंगे, फिर जो चित्र बनाया गया है उसमें वो ज़रूर बनाएंगे, फिर उसके बाद आलोचनात्मक बिंदु लिखेंगे। ठीक है, 3 सेगमेंट में ये लिखा जाएगा। दूसरा क्या है, आकर्षण एवं दाब सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रवास चयनात्मकता को समझाइए। सबसे पहले आकर्षण एवं दाब सिद्धांत बताएंगे क्या है ये, फिर उसके बाद केवल और केवल प्रवास चयनात्मकता को बताएंगे और इसके जो उपभाग हैं व्यावसायिक चयनात्मकता और दूसरा जो है उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं नए सिद्धांत। दसवां है व्यवहार परक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल। इसमें इन्होंने मुख्यतः मानव के व्यवहार को शामिल किया है, बिहेवियर को। चलिए पढ़ते हैं। जूलियन वोल्पर्ट ने सन 1975 में मानव व्यवहार पर आधारित प्रवास मॉडल प्रस्तुत किया, जो संरचनात्मक प्रकृति के मॉडलों से भिन्न है। उनके अनुसार संरचनात्मक मॉडल की प्रकृति वस्तुतः यांत्रिक है, जिसमें मनुष्य की इच्छा, आवश्यकता तथा दृष्टिकोण आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पहले के मॉडल है उसमें मूल स्थान, गंतव्य स्थान, ये सुविधाएं ही केवल ध्यान दी जाती हैं, बाकी जो मानव का है वो नगण्य रहता है। जबकि वोल्पर्ट महोदय ने अभिरुचि, आवश्यकता और दृष्टिकोण जो भी है इनको शामिल किया है मानव से संबंधित। वोल्पर्ट ने प्रवास प्रतिरोध को मनुष्य की अभिरुचि, आवश्यकता तथा दृष्टिकोण का परिणाम बताया है। उनके अनुसार मनुष्य का संचलन व्यवहार उन उपायों में से एक है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष अपने कल्याण या लाभ को अधिकतम करने की इच्छा रखता है। उन्होंने प्रवास मॉडल की अभिव्यक्ति के लिए स्थान और जनसंख्या के अभिलक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा व्यक्ति के व्यवहार को अधिक सार्थक एवं उपयोगी माना है ना। इन्होंने जनसंख्या के अभिलक्षण और जो बताया वो नहीं, जबकि व्यवहार को अधिक उपयोगी माना है। और दूरी तथा आर्थिक उद्देश्य के स्थान पर मानव व्यवहार पर विशेष बल दिया है। वोल्पर्ट के प्रवास मॉडल में व्यक्ति विशेष संचलन करता प्रवासी अथवा स्थायी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अपने निवास स्थान तथा संभावित गंतव्य स्थान के मूल्य का आकलन करता है और स्थान की उपयोगिता के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र को तय करता है। इसमें केवल और केवल मनुष्य की इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रख के बनाया गया है। वो पहले देखेगा अपने अनुसार है कि नहीं है उस स्थान पर जाने लायक सुविधाएं जो भी हैं, फिर उसके बाद निर्णय करता है। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र शामिल होते हैं जहां उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति विशेष के प्रवास की आशा होती है। इस प्रकार वे सभी स्थान प्रवास में संभावित स्थल होंगे जहां व्यक्ति विशेष के निवास स्थल की तुलना में उपयोगिता अधिक होगी। ठीक है, अपने निवास स्थान और अन्य संभावित गंतव्य की तुलना के पश्चात जो व्यक्ति प्रवास का निर्णय लेता है उसे संचलन करता, और जो अपने स्थान पर स्थायी बने रहने का निर्णय लेता है उसे स्थायी निवास करता कहते हैं। संचलन करता यानी प्रवासी, और जो नहीं जाना चाहता उसे स्थायी निवास करता। जिस व्यक्ति को अपने निवास स्थान की तुलना में अन्य स्थान पर अधिक उपयोगिता मिलने की संभावना होती है वह प्रवास का निर्णय लेता है,
किंतु जिसे अन्य स्थानों की तुलना में अपने स्थान की तुलना अधिक महसूस होती है वह स्थायी बना रहता है। अगर उसे लगता है कि नहीं, जो सुविधाएं मान लीजिए शहर में है वो मेरे यहाँ भी उपलब्ध ही हैं, तो फिर वो जाने का निर्णय नहीं लेता, वो यहीं पे बैठ जाता है। वोल्पर्ट का व्यवहार परक मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न व्यक्तियों का क्रिया क्षेत्र अलग अलग होता है, जो समय के साथ परिवर्तनशील होता है। स्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रवास करने के इच्छुक व्यक्ति को अनेक सामाजिक तथा संस्थागत अवरोधों का सामना भी करना पड़ता है। निश्चय ही वोल्पर्ट ने इस मॉडल के माध्यम से प्रवास के मॉडल निर्माण में एक नवीन विचार तथा नई दिशा दी है। उन्होंने स्थान, दिशा, समय, मानव व्यवहार को संयुक्त करके प्रवास प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है, जिसका अन्य मॉडलों में अभाव है। ठीक है, तो इन्होंने केवल और केवल मानव व्यवहार पर आधारित सिद्धांत बताया है। अगला सिद्धांत देखते हैं कौन सा है। गतिशीलता संक्रमण मॉडल लास्ट है, 11वां नंबर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा। ये जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, संक्रमण मॉडल, उसी पर आधारित है गतिशीलता संक्रमण मॉडल। देखते हैं इसमें क्या क्या है। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। प्रसिद्ध जनसंख्या भूगोलविद जेलिंस्की ने सन 1971 में जनसंख्या के प्रवास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे गतिशीलता संक्रमण मॉडल के नाम से जाना जाता है। जेलिंस्की के विचार से किसी भी देश या स्थान की जनसंख्या प्रवास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो जनांकिकी संक्रमण मॉडल की अवस्थाओं के लगभग समान होती हैं। जेलिंस्की महोदय ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने प्रवास के लिए भी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में प्रवासी निर्णय या व्यवहार और जनांकिकी परिवर्तन अवस्थाएं दोनों ही औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन आदि से प्रभावित होते हैं और सामान्यतया उनका अनुसरण करते हैं। जेलिंस्की ने जनसंख्या स्थानांतरण के 4 क्रमिक प्रकारों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, प्रादेशिक प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, अंतःनगरीय एवं अंतर्नगरीय प्रवास को जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किया है। इतने प्रकार के प्रवासों को 5 अवस्थाओं में बांटा है। इसके साथ ही जेलिंस्की ने जनांकिकी संक्रमण की 5 अवस्थाओं के अनुसार प्रवास तथा संचरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करने के लिए आरेख का निर्माण किया है। इस प्रकार जनांकिकी संक्रमण मॉडल की तरह गतिशीलता संक्रमण मॉडल भी मुख्यतः किसी क्षेत्र या स्थान पर मानव समाज में घटित होने वाले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार जनांकिकी संक्रमण मॉडल में प्रदर्शित किया गया, उसी प्रकार उसी आधार पर गतिशीलता संक्रमण में भी प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं आगे के टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे, जनांकिकी संक्रमण मॉडल, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं सब पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ये आरेख है, इसमें दर्शाया गया है। ये 5 अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास द्वितीय और तृतीय अवस्था के मध्य उच्च होता है और सीमावर्ती प्रवास ये देखिए दूसरी से लेके
चौथी तक, या मान लीजिए तीसरे से लेकर चौथी अवस्था तक उच्च होता है। फिर आती है ग्राम्य नगरीय प्रवास आता है, उसमें तीसरे से चौथे के बीच उच्च होता है ग्राम्य नगरीय प्रवास। फिर आता है अंतःनगरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये जो धीरे धीरे बढ़ता है तीसरी अवस्था से लेकर के पांचवी अवस्था तक, ये लगातार बढ़ता जाता है। फिर कौन सी अवस्था आती है? फिर आता है संचार, जो होता है चौथी अवस्था से लेकर पांचवी अवस्था तक लगातार वृद्धि हो रही है। फिर संचार द्वारा अवशोषित संभाव्य प्रवास, ये घट रहा है। फिर इस संचार प्रणाली द्वारा अवशोषित संभाव्य प्रवास बिल्कुल कम। जेलेंस्की का गतिशीलता संक्रमण मॉडल, देखते हैं क्या बताया है अवस्थाओं में। गतिशीलता संक्रमण की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन। जेलेंस्की की 5 अवस्थाओं का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम अवस्था। गतिशीलता संक्रमण की प्रथम अवस्था में सभी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि के जनसंख्या का प्रवास नगण्य या अल्पतम रहता है। पहली अवस्था जो है, सभी प्रकार के प्रवास बहुत कम रहते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती हैं। संक्रमण मॉडल जैसे बताया गया उसमें जन्म दर भी कम होगी, मृत्यु दर भी, जन्म दर भी अधिक होगी और मृत्यु दर भी अधिक होगी, और दोनों का अंतर कम होने से जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंद रहती है। चूँकि जन्म दर भी अधिक हो रही है किंतु मृत्यु दर भी बराबर हो रही है, तो वृद्धि दर बिल्कुल ही कम होगी। सामान्यतः लोग अपने मूल स्थान से दूर नहीं जाते हैं और अधिकांश लोग अपना संपूर्ण जीवन अपने जन्म स्थान पर ही व्यतीत कर देते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन, संचार एवं यातायात सुविधाओं की कमी के कारण बड़े पैमाने के तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो बाधित होते ही हैं, स्थानीय एवं ग्रामीण नगरीय तथा नगरीय ग्रामीण प्रवास भी बहुत कम पाए जाते हैं। यह अवस्था जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था के ही समान है। जैसे वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नगण्य रहती है, वैसे यहाँ पर प्रवास सबसे कम या नगण्य रहता है। द्वितीय अवस्था। जनांकिकी संक्रमण की इस अवस्था में मृत्यु दर में ह्रास की प्रवृत्ति होती है, मृत्यु दर कम होने लगती है, किंतु जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है। इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ते अंतराल के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि जन्म दर तो बढ़ती है किंतु मृत्यु दर थोड़ी बहुत कम होने लगती है। और भूमि पर जनसंख्या दबाव बढ़ने से लोग अन्य उपेक्षित क्षेत्रों एवं संसाधनों की खोज में तत्पर हो जाते हैं। जब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने लगती है तो संसाधन कम हो जाते हैं मनुष्यों की तुलना में। नवीन तकनीक तथा यातायात के विकास में जनसंख्या का प्रवास बहिर्वर्ती नवीन क्षेत्रों के लिए प्रेरित होता है। संक्रमण की इस अवस्था में लोग एक देश से दूसरे देश के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, बसे हुए क्षेत्रों से नए सीमांत क्षेत्रों के लिए नए क्षेत्रों की खोज, मान लीजिए वहाँ भी संसाधन है, शहर बसा नहीं है लेकिन वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं स्थान खोजकर। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों के लिए, छोटे नगरों टाउन्स से बड़े नगरों सिटीज़ के लिए स्थानांतरण करते हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय प्रवास, 19वीं शताब्दी में अमेरिकी सीमांत क्षेत्रों में होने वाले आंतरिक प्रवास गतिशीलता संक्रमण मॉडल की द्वितीय अवस्था के उदाहरण हैं। इसको उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है, यानी प्रवास की उच्च अवस्था द्वितीय अवस्था में पाई जाती है।
ठीक है। तीसरा कौन सा है? तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर भी गिरने लगती है, जन्म दर कम होने लगती है क्रमशः, और मृत्यु दर तो पहले से ही ह्रासमान रहती है। कृषि भूमि पर जन दबाव अधिक होने से तथा उसके सीमांत कृषि भूमि के भी विकसित हो जाने पर भावी कृषि विकास अवरुद्ध हो जाता है और विकास तथा रोजगार की संभावनाएं द्वितीय तथा तृतीय व्यवसायों में ही दृष्टिगोचर होती हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर रहने के लिए घर बनेंगे तो कृषि क्षेत्र कम हो जाएगा और जो रोजगार की संभावनाएं होंगी वो उद्योगों में दिखाई देंगी। उद्योग, व्यापार, परिवहन। अब उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के विकास से नगरीय विकास को प्रोत्साहन मिलता है और फलता ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केंद्रों की ओर प्रवास की मात्रा बढ़ जाती है। संक्रमण की इस तृतीय अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सीमांत प्रवास कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके विकास से नगरीय प्रवास अधिक हो जाता है, नगर की ओर जाते हैं। किंतु ग्रामीण नगरीय तथा अंतः नगरीय इंट्रा अर्बन प्रवास का प्रचलन अधिक पाया जाता है। ठीक है, इनके कारण। चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों गिरकर लगभग समान हो जाती हैं और जनसंख्या वृद्धि अल्पतम होती है अथवा जनसंख्या स्थायी हो जाती है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती हैं चिकित्सा सुविधाओं के कारण, और जनसंख्या वृद्धि स्थायी। इस अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सीमावर्ती प्रवास, ग्रामीण नगरीय प्रवास सभी अत्यंत कम तथा नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि जब जनसंख्या स्थायी है तो संसाधन भी उसी स्थान पर बराबर रूप में पाए जाते हैं, तो फिर प्रवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु अंतर्नगरीय तथा अंतः नगरीय इंटर अर्बन प्रवास अधिकतम पाया जाता है, यानी आसपास अगर नगर से नगर में ही प्रवास होता रहता है, नगर से आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत। यह अवस्था आधुनिक औद्योगिक तथा नगरीय विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदर्शित करती है, की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हो गई चतुर्थ अवस्था। पंचम अवस्था। गतिशीलता की पंचम अवस्था वर्तमान काल तक नहीं आ पाई है, यानी भविष्य की है, किंतु भविष्य में संभव हो सकती है। इसके अंतर्गत जन्म दर घटकर मृत्यु दर से भी कुछ नीचे जा सकती है, जिससे जनसंख्या ह्रास होगा। मृत्यु दर तो बनी रहेगी किंतु जन्म दर और घट जाएगी। यूरोप के कुछ देशों में इसके लक्षण प्रकट होने लगे हैं, जहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। वहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है उन देशों में। इस अवस्था में नगर से नगर या नगर के भीतर ही जनसंख्या की गतिशीलता अपने चरम सीमा पर होगी, किंतु अन्य प्रकार के प्रवास नगण्य होंगे। इसमें सीमावर्ती प्रवास का पूर्णतया अभाव पाया जाएगा। जब जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो प्रवास किस बात का है ना, संसाधन एक ही स्थान पर मिल जाएंगे सारी सुविधाएं। जेलेंस्की ने आरेख के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि गतिशीलता संक्रमण की प्रथम अवस्था से पंचम अवस्था, अंतिम अवस्था तक संचरण की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी वृद्धि तीसरी अवस्था तक मंद रहती है, किंतु चौथी अवस्था में यह तीव्रता बढ़ती है। पंचम अवस्था में भी इसके बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, संभावना अभी है नहीं। जेलेंस्की के अनुसार गतिशीलता की तृतीय अवस्था से संचरण द्वारा तथा संचार व्यवस्था द्वारा अवशोषित या जनित संभाव्य प्रवास का आरंभ हो सकता है, जो अगली क्रमिक अवस्थाओं में क्रमशः बढ़ता जाएगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश या समाज जैसे आर्थिक अंतर्निर्भरता में वृद्धि होती है, समाज में जैसे जैसे आर्थिक अंतर्निर्भरता में वृद्धि होती है, जीवन स्तर उन्नत होता है और भावी प्रगति के लिए लोग अपना स्थान या देश छोड़ने के लिए उद्यत होते हैं।
जिससे उत्प्रवास, इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे आर्थिक रूप से अंतर इंडिपेंडेंट होंगे, जीवन स्तर उच्च होगा, वैसे वैसे प्रवास की मात्रा बढ़ेगी। निष्कर्ष यही है सिद्धांत का। चलिए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपके सभी सिद्धांत प्रवास के समाप्त होते हैं। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ क्लास। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।